दोस्तों, गलतियां करना आदमी का जन्मजात स्वभाव होता है और हम और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे जीवन में छोटी या मोटी गलतियां होती ही रहती हैं। इसका मतलब ये कि संसार में ही शायद कोई व्यक्ति बचा हो जिसके जीवन में छोटी और मोटी गलतियां नहीं होती। पर कई बार यही छोटी गलतियां किसी के जीवन को तबाह कर देती हैं और पूरे जीवन को ही बर्बाद करके रख देती हैं। दोस्तों, आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब एक सामान्य नहीं बल्कि दो दो सेना के लेफ्टिनेंट कर्नलों को एक छोटी सी गलती ऐसी भारी पड़ी। उन दोनों की जिंदगी अब पूरी तरीके से नरक हो चुकी है और पूरी जिंदगी उसी छोटी गलती की वजह से बर्बाद और तबाह हो गई है। दोस्तों, आज की वीडियो में कहानी इन्हीं दोनों लेफ्टिनेंट कर्नलों की कि आखिर कैसे एक छोटी सी गलती ने दोनों की हंसती खेलती जिंदगी को तबाह कर दिया और ये दोनों लेफ्टिनेंट कर्नल देखते ही देखते बर्बादी की कागार पर पहुंच गए। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल। क्या हाल चाल? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बनारस। बनारस जिले में ही 11 दिसंबर 2023 को सभी विभागों के जितने भी अधिकारी होते हैं, वो अभी सुबह का टाइम था, 11 बजे थे, तो सारे विभागों के अधिकारी अपने अपने कार्यालय में आकर बैठ रहे होते हैं। इसी बीच आजमगढ़ के लालगंज की रहने वाली एक लड़की बनारस पुलिस आयुक्त यानी कि बनारस पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन के ऑफिस में प्रवेश करती है और ऑफिस में प्रवेश करने के बाद वो बनारस के पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन से मिलती है और उनसे बताती है कि साहब, मैं भारतीय थल सेना में लेह लद्दाख में पोस्टेड हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर, और साहब मेरे साथ बहुत गलत कार्य हुआ है, इसलिए मेरी सारी बातों को सुने और मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें। अब मुथा अशोक जैन इस लेफ्टिनेंट कर्नल लड़की से पूछते हैं कि तुम बताओ कि आखिर में तुम्हारे साथ क्या हुआ। अब यह लड़की, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर लेह और लद्दाख में भारतीय थल सेना में तैनात थी, उसने बनारस के पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन को बताया कि साहब, बनारस के ही कैंट इलाके में एक अपार्टमेंट पड़ता है जिसका नाम काशीराज अपार्टमेंट है। यहीं पर एक व्यक्ति रहता है जो मेरे साथ ही लेह में पोस्टेड है और वो भी भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर कार्यरत है। इस लेफ्टिनेंट कर्नल का नाम है देवाशीष मुखर्जी। साहब, इसने मेरे साथ बहुत गंदा काम किया। तब जब बनारस के पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन इस लड़की से पूरे मामले की विस्तृत जानकारी मांगते हैं तो यह महिला अधिकारी पुलिस कमिश्नर को बताती है, हम दोनों काफी दिन पहले एक दूसरे के संपर्क में आए थे। मेरी मुलाकात एक दिन सेना में ही देवाशीष मुखर्जी से हुई थी, क्योंकि देवाशीष मुखर्जी भी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल था और मैं भी लेफ्टिनेंट कर्नल थी। और जब हम दोनों में आपस में बातचीत होनी शुरू हुई तो मैंने देवाशीष मुखर्जी को बताया कि मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ, तो देवाशीष मुखर्जी ने मुझे बताया कि मैं बनारस का रहने वाला हूँ। क्योंकि सर, हम दोनों एक दूसरे के बगल बगल जिले के रहने वाले हैं, इसलिए हम दोनों में अब धीरे धीरे बातें होने लगी। क्योंकि आपने अमूमन देखा होगा, जब आदमी बाहर रहता है तो उसे अपने जिले का या जिले के किसी बगल जिले का व्यक्ति अपना सा लगता है और अपनत्व बढ़ जाता है। शायद ही अपनत्व इस महिला लेफ्टिनेंट कर्नल के अंदर भी लेफ्टिनेंट कर्नल देवाशीष मुखर्जी को देखने के बाद बढ़ गया था। दोनों की अब आपस में फोन पर भी काफी देर बातें होने लगती हैं और व्हाट्सएप पर दोनों की काफी देर देर तक चैटिंग भी होने लगती है। इसी बीच लेफ्टिनेंट कर्नल देवाशीष मुखर्जी इस महिला अधिकारी से कहता है कि मैं अपनी माँ के साथ यहाँ बनारस में ही रहता हूँ और माँ तुमसे मिलना चाहती हैं और वो तुम्हें देखना भी चाहती हैं। जब ये महिला लेफ्टिनेंट कर्नल उसके घर आने के लिए राजी हो जाती है तो अगले ही दिन 21 मई 2023 को देवाशीष महिला अधिकारी का फ्लाइट से टिकट कर देता है। अब यह महिला अधिकारी फ्लाइट के द्वारा 21 मई 2023 को बनारस एयरपोर्ट आ जाती है और वहां पर पहले से ही लेफ्टिनेंट कर्नल देवाशीष मुखर्जी मौजूद था और वो इस लड़की को लेकर अपने घर आता है। हाँ, जब इस महिला अधिकारी को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और इस लड़की से कहती है कि बेटी, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, जैसी मैं अपने घर में बहू चाह रही थी, जिस तरीके से मैंने सपने संजोए थे, काश तुम उन सपनों को पूरा कर दोगी। अब तीनों लोगों की, यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल देवाशीष
और ये महिला अधिकारी और उसकी माँ, तीनों लोग आपस में बैठते हैं। अब काफ़ी देर तक बात होती है। अब धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम को ये तीनों लोग खाना खाते हैं और रात में अपने अपने बेडरूम में सोने के लिए चले जाते हैं। रात्रि करीब 2 बजे लेफ्टिनेंट कर्नल देवाशीष मुखर्जी इस महिला अधिकारी के बेडरूम घर आकर डोरबेल को प्रेस करता है। महिला अधिकारी अपने बेडरूम से जब बाहर आती है तो लेफ्टिनेंट कर्नल देवाशीष मुखर्जी कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने कॉफ़ी बनाई है। अपने लिए बनाई थी तो सोचा तुम्हारे लिए भी एक कॉफ़ी बना लूँ। लो कॉफ़ी पियो और हम दोनों आपस में बातें करते हैं। अब चूंकि दोनों से एक दूसरे से पहले से ही घुले मिले थे, इसलिए देवाशीष मुखर्जी इस महिला अधिकारी से बेडरूम में काफ़ी देर बातें करता है और कुछ ही देर बाद वह महिला अधिकारी से शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर करता है, जिस पे महिला अधिकारी उसे ये कहते हुए शारीरिक संबंध बनाने से मना करती है कि अभी हम दोनों की शादी नहीं हुई है और ये संबंध बिल्कुल नाजायज है, इसलिए मैं शारीरिक संबंध नहीं बना सकती हूँ। तो लेफ्टिनेंट कर्नल देवाशीष उससे कहता है कि कोई बात नहीं, माँ ने अगर हामी भर दी है, तुम्हारे घर परिवार वाले भी चाह रहे हैं और मैं भी तुम्हारे सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर तैनात हूँ, तो किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों राजी हैं तो हम शारीरिक संबंध बना लेते हैं। अब इस प्रकार की कई बातें ऐसा कहता है जिससे ये महिला अधिकारी उसकी बातों के झांसे में आ जाती है और उसके साथ ये लेफ्टिनेंट कर्नल देवाशीष मुखर्जी शारीरिक संबंध उस रात बनाता है। दूसरे दिन सुबह होती है और सुबह के टाइम होकर उठते हैं, चाय नाश्ता होता है। पूरा दिन तीनों लोग आपस में बैठकर बातें करते हैं। इसी दौरान ये महिला अधिकारी इसके माँ से कहती है कि माँ, हम दोनों ही लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और अच्छी खासी हम लोगों की सैलरी है, दोनों पूरी तरीके से अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, तो क्यों ना हमारी शादी हो जाए। तो देवाशीष की माँ इस महिला सेना अधिकारी से कहती है कि हाँ, तुम भी सुंदर हो, मेरा बेटा भी सुंदर है और दोनों अच्छा खासा पैसा भी कमाते हो और दोनों अच्छे खासे पोस्ट पर सेना में तैनात हो, तो हम शादी तो कर देंगे, पर बेटी तुम्हें शादी का खर्चा और हमने एक फ्लैट खरीदना है जिसकी कीमत करीब 80 लाख है, तो ये दोनों तुम अगर मैनेज कर लो तो मुझे शादी से कोई इनकार नहीं है। अब जब ये सारी बातें ये महिला अधिकारी सुनती है तो उसे अंदर से धक्का लगता है। और यह महिला अधिकारी अब यह सोचती है कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल की माँ और एक महिला हो के एक महिला से आज किस जमाने में जी रही है। मेरे पिता या भाई से दहेज की बात करती तो चलो एक बार समझ में भी आता है, पर ये डायरेक्टली मैं दुल्हन हूं तो मुझसे ही दहेज की मांग कर रही है, आखिर ये कैसी महिला इंसान है। ये सब सोचकर बातें आपस में चलती ही रहती हैं और अगले दिन की शाम हो जाती है। तो पहले दिन की ही तरह ये तीनों खाना पीना शाम को खाते हैं और अपने अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। पर आज जैसे ही ये बेडरूम में सोने जाते हैं, कुछ देर बाद लेफ्टिनेंट कर्नल देवाशीष मुखर्जी महिला अधिकारी के बेडरूम में तुरंत ही आ जाता है और दोनों आपस में बातें करते हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल देवाशीष मुखर्जी फिर से इस महिला अधिकारी से शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन महिला अधिकारी उसे यह कह के मना कर देती है कि तुम देख रहे हो अभी हमारी शादी फिक्स भी नहीं हुई और तुम्हारी मम्मी की मांग कितनी बड़ी बड़ी है, तो 80 लाख का फ्लैट और शादी का खर्चा मुझे ही वहन करने के लिए कह रही हैं, इसलिए अब जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक हम दोनों शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। इस पर लेफ्टिनेंट कर्नल देवाशीष मुखर्जी इस महिला अधिकारी से कहता है कि अरे वो माँ है, माँ की बातों पे मत जाओ, माँ तो पुराने ख्यालातों की हैं। और फिर से वो पहले दिन की ही तरह इस महिला अधिकारी को बातों से ही अपने झांसे में ले लेता है और फिर दूसरे दिन भी ये महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल देवाशीष मुखर्जी की मीठी मीठी बातों में आकर अपने तन बदन को लेफ्टिनेंट कर्नल को समर्पित कर देती है और लेफ्टिनेंट कर्नल देवाशीष मुखर्जी इस महिला अधिकारी से दूसरी रात में भी 2 बार शारीरिक संबंध बनाता है। दिन जैसे ही सुबह होती है तो आपस में बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। आज महिला अधिकारी का मूड थोड़ा बिगड़ा हुआ था, इसलिए वो लेफ्टिनेंट कर्नल देवाशीष की माँ से कहती है कि माँ, हम दोनों की शादी आप कब तय कर रही हो। इस पर माँ भड़क जाती है कि अभी जो चीज़ें मैंने 2 चीज़ें कही थी, एक 80 लाख का मकान और दूसरा शादी का पूरा खर्चा, तो तुम बहन करने के लिए तैयार हो, हमें शादी करने में कोई ऐतराज़ नहीं है।
तो लड़की देवाशीष की तरफ मुंह करके बोलती, अब बताओ तुम्हारा क्या कहना है। शीश इस बात को सुनकर अपनी माँ को डांटता है कि पूरी तरीके से देवाशीष से बातचीत नहीं कर रही थी, जिसे देखते हुए देवाशीष ने सोचा कि ये अगर मुझसे बात नहीं करेगी तो मेरा काम गड़बड़ हो सकता है। उसने कहा कि अगर तुम एग्री हो तो मैं शादी से भग नहीं रहा हूँ। ये दोनों बनारस के ही एक मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे जैसे फिल्मी स्टाइल में शादियाँ होती हैं और दूल्हा ने दूल्हे के गले में माला डाला और शादी हो गई, उसी तरीके से शादियां करते हैं। शादी के 2-3 दिन बाद ही यह महिला अधिकारी देवाशीष से कहती है कि ये शादी तो मान्य नहीं है, हम दोनों सेना में ही कार्यरत हैं और सेना में हमें डॉक्यूमेंट्स के तौर पर रजिस्टर्ड शादी करनी होगी और तुम कोर्ट में चलो। तो लेफ्टिनेंट कर्नल देवाशीष मुखर्जी रजिस्टर्ड शादी यानी कि कोर्ट में शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल देवाशीष मुखर्जी से बार बार रजिस्टर्ड शादी करने के लिए दबाव डालती है। तब देवाशीष इस महिला अधिकारी से कहता है कि अगर तुम अपना ज़्यादा दिमाग लगाओगी तो तुम्हारे साथ मैंने जितने भी शारीरिक संबंध बनाए हैं सब की मैंने खुफिया कैमरे से वीडियो बना ली है। अगर ये वीडियो मैं तुम्हारे परिवारीजनों को, तुम्हारे नात रिश्तेदार को और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा तो तुम्हारी नौकरी तो जाएगी ही और तुम्हारी इज्जत का क्या होगा, तुम खुद अच्छी तरीके से सोच सकती हो। अब जब इस महिला अधिकारी को लगा कि मैं बुरी तरीके से फंस चुकी हूं तो 11 दिसंबर 2023 को वो पुलिस कमिश्नर बनारस के ऑफिस जाती है और ऑफिस जाकर पुलिस कमिश्नर को पूरा घटनाक्रम बताती हैं, उनके साथ कैसे पूरा गंदा खेल हुआ है और उनके साथ कैसे ज्यादती की गई है। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर समाज में कोई छोटा या मध्यम तबका ये सब करता है तो लोग एक बार ये कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो गया होगा, लेकिन समाज में विशेष करके भारतीय थल सेना के एक सम्मानित पद पर रहते हुए दोनों ने ऐसा कृत्य किया जो वाकई में इंसानियत को तार तार करने वाला है। अब इस एक छोटी सी गलती ने महिला अधिकारी की पूरी जिंदगी ही बर्बाद करके रख दी। फिलहाल आपकी पूरी कहानी पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद बस इतना सा था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपने आंख कान नाक सब खुले रखें। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।